बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम में अगर कोई गड़बड़ हुई तो कौम बहुत मजबूत है, जबकि जहांगीर तरीन साहब ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए एतराफ़ किया है कि हम मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल नहीं कर सके। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की जानिब से ये एतराफ़ किया गया कि मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल हुकूमत नहीं कर सकी। क्या ये एतराफ़ ही काफ़ी है या इसके लिए हुकूमत अकाउंटेबल है और इसके हवाले से कोई इक़दाम भी करने चाहिए? इतनी मुश्किल बातें तो मुझे आती नहीं करनी। मुझे तो इतना पता है कि पैसा नहीं है और बजट हम बना रहे हैं अगले साल का जी। और पिछले साल का बजट हमेशा वैसे ही आता है, इतना खसारा हो गया, यानी आप अहदाफ हासिल नहीं हो सके, टैक्स नहीं लिया जा सका, और अगले साल का हम इतना टैक्स ले लेंगे तो हम इतनी सड़कें बना देंगे, तो हम इतने पुल बना देंगे, तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और वो IMF के सामने हम खड़े होते हैं और IMF अभी तक वो कह रहे हैं कि जी आप अभी तक वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि वो जो 3 कंडीशंस हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये कि गैर मुल्की ज़र मुबादला इतना होना चाहिए, मतलब ये एक नॉन इशू बन चुका है। बजट इस वक्त इसकी कोई हैसियत नहीं है, इस पर इतनी दफ़ा बात हो चुकी है कि अब इसको मेरे ख्याल से डिस्कस भी नहीं ज़्यादा करना चाहिए। असल बात यह है कि हम एक मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं और वो मकड़ी का जाला जो है वो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है वो गिर गया है। अब इस सिस्टम को कोई नहीं बचा सकता, गिर गया। हुकूमतों को छोड़ दें आप, गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, एक पूरा सिस्टम जो है, और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो गिर गया, वो गिर चुका है। अब आप उसकी कुर्सियां उठाएं, उसको जोड़ने की कोशिश करें, कोई भी जोड़ने की कोशिश करे, इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश करने की जोड़ सकती। ये इतना किरची हो गया निजाम, क्योंकि इसने जाना था, इस निजाम ने खास वक्त पे गिरना था और जाना था। और उसकी वजह क्या है आप देखें, ये आप आज देखें ना, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पहले तो ये नाम माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। आज से कोई 100 साल पहले, ये 100 साल 100 साल गालिबन उससे भी, अब देखिए कि कैसे क्रिएटिव नाम होते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्रिएटिव नाम। या उसके बाद आप देखें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब उसको मतलब एक थॉट प्रोसेस हो रहा है ना, बैठे हैं लोग, आप कहेंगे कि अच्छा यार ये बड़ा जबरदस्त, मतलब कोई 2023 की कोई, और जब होना बिल्कुल ही आपका बिल्कुल, यानी इवन अभी आप देखें ये महाजिर कौमी मूवमेंट, GA सिंध ना, तहरीक बैक अपना उनका एक है ना, आपको जैसे इवन ये जो आया था रीमर्जिंग पाकिस्तान, वो बाद में उनको कारी साहब की किताब के साथ मिल गया, वो अलग, लेकिन एक नाम तो है ना। लेकिन ये इस्तेहकाम पाकिस्तान, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान तो मतलब ये लोग लाएंगे मतलब अच्छा, अल्लाह करे नहीं है लेकिन लाने वाले नहीं है। और अब तो खैर MKM पाकिस्तान हो गई, लेकिन ये कि उससे पहले पाकिस्तान ज़मीन पार्टी। और तब अजीब सा आपको लगेगा कि बिल्कुल ही ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगेगा कि कोई, मतलब जहांगीर तरीन साहब जितने यानी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, मतलब ये उनका सोचा हुआ नाम तो नहीं है, ना ही अलीम खान साहब के सोचा हुआ। फिरदौस आशिक इमाम साहब ज़रूर कर सकते हैं ये नाम, लेकिन ये नाम जो है, अच्छा अब इसमें यह है कि आप ये देखें कि पिछले, ये सिर्फ पंजाब को देखें, अभी सिर्फ पंजाब के अंदर ये आपने, अब जो मैं निज़ाम वाली बात करूँ, स्टडी करेंगे पंजाब क्या है। देखें ये हम दोनों लोगों में से ना गए और बाहर से देखता रहे 2000 की
2001 उसके बाद क्या होता रहा, क्या सिलसिला, 2011-12 में वापसी हुई। तो मुझे जहाँ पर अदारों में रहता था, जरा अपनी थोड़ी सी बात करते तो उनमें सब कहते थे वापस ना जाएं पाकिस्तान, आप चक्कर मार के वापस आ जाए करें। दो बड़े अदारों में मीडिया के, तो कहते मैं कहता तो क्या वजह है, कहते नहीं आप जाएं, आपको पता नहीं कि आपके पीछे ये मतलब अब आप जब आप गए थे तो आप जाहिर है कि एज ए डॉक्टर ये वाकई अब जो ये पावर एलीट है, आप जाएंगे तो बस थोड़ा सा बस टच करके आ जाए करें एक दिन 2 दिन के बाद। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन फिर ये हुआ कि उसके बाद स्टे किया, 2013-14 के बाद मैंने स्टे किया। अच्छा, यानी इसमें क्या जो मैं बात कहता हूं बार बार कि 1985 का सेटअप जी, एक मकड़ी का जाला है जो कि टूटने का वक्त आ गया। अच्छा, ये इसको मैंने कहा ना, ये हालात और वाकयात तोड़ देते हैं इसको, यानी इसको दुनिया के हालात तोड़ते हैं। यानी इसको ज़िया-उल हक साहब के दौर का बनाया हुआ निज़ाम है, 1985 की कैबिनेट, 1985 का, और उस वक्त जो है आप वो अभी तक चल रहा है। पंजाब है, 2 फैमिलीज हैं। अब मुझे बताएं कि यकीन है लोगों को कि ये फैमिली नहीं होगी तो ये फैमिली होगी, क्योंकि दोनों 1985 से हैं जी। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन 2 ही फैमिलीज हैं। अब या ब्यूरोक्रेट उनका है या ब्यूरोक्रेट इनका है, या बिजनेसमैन इनका है या उनका है। अच्छा, उनको पता है कि ये आएगा तो ये जाएगा, ये आएगा तो ओएसडी लग जाएगा, ये आएगा तो उसी से आपका पूरा सिस्टम खड़ा हो रहा है। उसी से वो जनाब वकला, फिर उसके बाद अदालतें, फिर उसके बाद बैंकिंग का निज़ाम, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर अगर किसी ने प्राइवेट काम भी करना है तो वो उनसे परमिशन लेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और जनाब वो चलते 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 आपको ब्यूरोक्रेट भी नहीं मिलेगा ढंग का। कोई कहेगा कि जी मैंने इनके साथ काम किया था या इनके साथ किया था, 2 ही है ना, तो या इनके साथ किया था, ये आ गए तो इन्होंने रगड़ा लगा दिया, इधर उड़ा के फेंक दिया, ये आ गई गाँव में तो इन्होंने फेंक दिया। तो बेहतर है कि यार मिला जुला रखो, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने आना है। ये आपका सिस्टम है। एक कॉल आ गई बाहर से, और रहे ऐसे हालात ऐसे रहे हैं, अब नहीं है। एक कॉल आ गई बाहर से और जनाब यहां पे वो जनाब, लेकिन वो पाकिस्तान उन प्रेशर में रहा है ये 2001 के बाद। और यानी आप एक तरह से अलाई भी थे अमेरिका के, लेकिन अंडर प्रेशर भी थे। अब लोग दे रहे हैं पकड़ पकड़ के यहां से, आप उसके बाद वहां से कॉल आ गई, उसके बाद पैसा आ रहा है, उसके बाद लोग अरब खरबपति हो गए मुशर्रफ साहब के वक्त में। उससे पहले मेरा ख्याल है कि इतना पैसा शायद होगा, लेकिन इतना नहीं था। ये 90 की दिहाई कुछ धीमी धीमी सी लग रही है हमें, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान में टर्मोइल है। लेकिन उससे पहले फिर ज़िया-उल हक साहब का दौर, तो ये वो सारा दौर है। भुट्टो साहब के बारे में मैं कम से कम ये नहीं कह सकता कि भुट्टो साहब के दौर में कोई करप्ट लोगों ने जन्म लिया। दूसरे अंदाज में करप्शन, मार धाड़, ये वो जो भी आप सियासत कहें, लेकिन एक बहरहाल नजरियाती सियासत जरूर थी। अब उसके बाद जो है वो पंजाब में, अब देखें अब अच्छा आपके लोग कौन से बचते हैं इसमें से जो फॉरेन से, लेकिन वो भी अच्छी पोस्टिंग्स, सफ़ीर, वो भी क्या करें फॉरेन जो पोस्टिंग्स में या इधर उधर कहीं से। बैंकिंग सिस्टम बाहर आके यहाँ पे क्या करें, मतलब है कि आपने स्मार्ट ऑफिस तो बनाना नहीं है, आपने स्मार्ट ऑफिस नहीं बनाना, आपने जो है वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने आल औलाद को अपने बाहर भेजना है, वही आएंगे, फिर वही उसके बाद दूसरी जनरेशन में होंगे, वो नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करेंगे लोगों को, और आप यहाँ पे मतलब 2-3 ही काम करेंगे। मतलब बजट को उठा के देख लें, मैं इसको बजट को देखे बगैर बता सकता हूँ रियल एस्टेट को फ़ायदा, फलानी इंडस्ट्री को फ़ायदा, वही होगा। तो मसला ये है कि आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि आप एक ज़रूरी मुल्क हैं और आप ज़राअत कम कर रहे हैं, और वहाँ पे इतनी हर दूसरे दिन आप एक हाउसिंग सोसाइटी का नाम सुनेंगे। ये हाउसिंग सोसाइटियाँ कहाँ से इतनी। अच्छा, बहरहाल अब आप आ जाएं वापस ये इस्तेकाम पाकिस्तान। 2-3 बातें। पहली बात कि ये 85 का सिस्टम तो गया, अब इस सिस्टम में ये क्या वजह हुई है अचानक, वजह क्या हुई है कि फौजी अदालतें बनानी पड़ी हैं। आप उसकी वो डायनेमिक्स पे गौर करें ना। मेरी ना आर्मी चीफ के साथ बात हुई है कभी,
ज़िंदगी में ना मुलाकात हुई है, ना मेरी कोई ISPR में सलाम दुआ है, ना कोई DGISI को मैं जानता हूँ मिला हूँ, या किसी DGC को साहब जो है उनसे मिला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरत पेश आई। आप सिर्फ स्टडी करें आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहां पर आप अगर लाते हैं केस, ठीक है, मैं कोई फौजी अदालतों के, यानी फौजी अदालतों के मुख्तलिफ पहलू हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, वहां लाते हैं एक वकील साहब है, बड़ा कोई नाम होगा, उन्हीं के चैम्बर का जूनियर वकील आगे जाके जज बना हुआ है, इधर ही है ना। बिल्कुल ऐसे एक उसका रिश्तेदार बैंकर है, एक उसका रिश्तेदार जो एक पार्टी में है, एक उसका रिश्तेदार जो है वो फौज के अंदर है, एक उसका रिश्तेदार जो इधर है, एक पूरा मकड़े कुछ अनटचेबल। शाम को पार्टियां होती हैं घर पे, बस अनटचेबल। उसकी वजह से आप जितनी हुकूमतें तब्दील कर लें, आप जब तक सियासत से क्राइम को अलग नहीं करेंगे, सियासत एक इबादत है, आप सियासत से जराइम को अलग नहीं करेंगे और आप ये अनटचेबल्स को टच नहीं करेंगे, अनटचेबल्स को टच नहीं करेंगे। अनटचेबल्स का मतलब है कि सवाल ही पैदा नहीं होता मुझे कोई हाथ लगाए जी, मतलब मुझे कौन पर हाथ लगा सकता है। मैं 2 को फोन करूंगा, वो नहीं, वो फलानी एम्बेसी में एम्बेसडर जो है फलानी मुल्क का, वो मेरे जानने वाला है, खत्म, क्या जरूरत है मुझे। जब तक ये नहीं खत्म होगा ना इस मुल्क में, और ये खत्म हो गया है, ये जो तहरीक इंसाफ का फिनोमेना जिस तरह से देखें, उनके चेयरमैन को हमने जाती ताल्लुक, दोस्त, एक हीरो, सब हीरो क्रिकेट, शौकत खान अहमद, लेकिन और पुराने दोस्त साथ जो शौकत खानम के लिए जमा कर रहे हैं 2000। अब जनाब क्या होता है कि वो 2011 के बाद एक चेंज होती है पिक्चर, और वो पिक्चर अच्छी है, मतलब अच्छी है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि भाई इसमें जो है वो मतलब इससे कतई नजर के एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करिए, लेकिन एक नारा भी है ना कि इंसाफ होगा, बराबरी होगी, ऐसे होगा, अपीलिंग। अब जनाब आखिर में आके उसमें से निकलती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और आज से अच्छा ये इसमें अब छोड़ दें कि इसके अंदर जो है वो अभी तो और जो है, ये आपके ख्याल से जितने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग गए हैं, इनकी सजाएं माफ हो गई हैं, इनके मुकदमे खत्म हो गए हैं? आंसर बिग नो। और तस्वुर से भी ज्यादा, जो मेरा अंदाजा है, तस्वुर से भी ज्यादा सख्त एहतसाब होने जा रहा है ये 9 मई के ऊपर, तस्वुर से भी ज्यादा। और उसकी वजह जो है वो ये है कि मैंने आज देखें, होता ये है कि ये क्यों रात को, आपको पता है कई लोगों का ऐलान क्यों हुआ देर से कल रात को? मैंने उन लोगों से, ज़ाहिर मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाह रहा, वो इंतजार कर रहे थे कि फौज की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि उनके कायद के साथ क्या हुआ है, होने जा रहा है, ताकि वो फिर ऐलान करें। ऐसा ना हो कि एग्जैक्ट भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की कहानी, यानी इस तरह तारीख रिपीट हुई है। लेकिन बहुत सारे फर्क हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो में आज ये किताब मैंने इसको निकाला, ये कर्नल रफी की किताब है जी। जुल्फिकार अली भुट्टो के आखिरी 323 दिन। अच्छा, वो जो है रावलपिंडी जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट सिक्योरिटी, साबिक स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट थे। ये 111 के से इनका ताल्लुक था, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने भुट्टो साहब के गुजारे, तो ये 1991 में किताब जंग पब्लिशर्स की पहली किताब शायद हुई। अब इसमें जो 116वें सफ़े पे जो 116, 117 और 18 और 19 पे समरी क्या है इसकी, भुट्टो साहब आखिर तक डिनाइल मूड में थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और उसकी वजह यह है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब भुट्टो साहब
के जहन में ये था कि नहीं, हो ही नहीं सकता। अब कर्नल रफ़ी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की आखिरी मुलाकात हुई भुट्टो साहब से, तो बाहर जो है नबी बख्श भुट्टो, पीर बख्श भुट्टो, मुमताज़ अली भुट्टो, मिस्टर और बेगम मुनव्वरुल इस्लाम और परवेज़ अली भुट्टो ये मौजूद थे। लेकिन और उन्होंने मुलाकात करनी थी, बंदोबस्त भी हो गया था। लेकिन जैसे ही बेगम भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुलाकात ख़त्म हुई तो ये पैगाम मिला कि भुट्टो साहब से अब किसी और की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। हुकूमत भुट्टो साहब की फांसी की खबर को पोशीदा रखना चाहती थी। तो और अच्छा, अब क्या हुआ, भुट्टो साहब की आखिरी मुलाकात, जब ये अजब मामला है, भुट्टो साहब की मुलाकात अपनी अहलिया और अपनी बेटी से हो रही है। उनकी अहलिया खामोश बैठी हैं, बिल्कुल एक जैसे सख्ता सा है, और बेनज़ीर भुट्टो साहब रो रही हैं। और भुट्टो साहब को नहीं पता कि ये मेरी आखिरी मुलाकात है। भुट्टो साहब वापस आ गए, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा रोती रही, जब भुट्टो साहब को पता ही नहीं था कि मैं आखिरी दफा मिल रहा हूं इनसे। भुट्टो साहब वापस आ गए तो सेल में आके उनको शाम के वक्त ही बताया गया। वो 3-4 लोग एंटर हुए, बटालियन कमांडर और जेल सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल और जेल डॉक्टर। 6:05 पे भुट्टो साहब के सेल में दाखिल हुए और भुट्टो साहब को उन्होंने बताया कि आपको फांसी दी जा रही है और सजाए मौत दी जा रही है। तो भुट्टो साहब उस वक्त जो है वो मतलब वो सुना के चले गए। अच्छा, कर्नल रफ़ी को ऑर्डर था कि आपने अकेले नहीं मिलना, मतलब आपके साथ कोई बंदा होना चाहिए जो भुट्टो साहब पे। तो भुट्टो साहब, लेकिन भुट्टो साहब टाइम निकाल लेते थे। तो भुट्टो साहब ने कहा कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है मेरे साथ रफ़ी। तो उन्होंने कहा कि जी आपको सजाए मौत दी जा रही है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि अच्छा ये क्या क्या कह के गए थे? तो इशारे से कहा 7। तो भुट्टो साहब कहते हैं अच्छा 7 दिन। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने भुट्टो साहब के नज़दीक होकर सरगोशी में बताया जनाब 7 घंटे। आज रात 7 घंटों के बाद। अच्छा, तो भुट्टो साहब जो हैं उससे पहले कह चुके थे कि रफ़ी व्हाट इज दिस ड्रामा बीइंग प्लेड। अब आखिरी 7 घंटों की वो बयान करते हैं कि भुट्टो साहब ने चूंकि हंगर स्ट्राइक पे गए हुए थे, उसके बाद उन्होंने शेव किया, सब कुछ किया, उनको पेपर और पेन ला के दिया गया कि आप वसीयत लिखें। भुट्टो साहब ने कई दफ़ा लिखने की कोशिश की, फिर जला दिया उसको। इशू ये है कि जो डिनाइल है ना सबसे बड़ी, अच्छा वो डिनाइल इसलिए होता है क्योंकि आप ये हर दफा ये होता है, हो जाता है जी। अच्छा, अब जो है इस वक्त आप वहां खड़े हैं जहां पर बतौर पाकिस्तान आप मजीद, क्योंकि पूरा ग्लोबल पूरा वो ब्रेटन वुड मुआहदा चैलेंज हो गया है, मतलब बरतानिया निकल गया है, आपके अमेरिका भी एक रिसेशन में, यूरोप जा रहा है, प्रॉब्लम चल रहे हैं। आप देखें हमारे पास अफगान यहाँ पे आए, बहुत हमारे दीदा उदल फर्शे रहा, हमारे भाइयों की तरह है, लेकिन ये प्रॉब्लम यूरोप के अंदर पहुंच गए। वहां पर एक सीरियन जो है, सीरियन रेफ्यूजी, वो छुरियां मार के भाग गया। यही सूरत हाल आपको मिल रही है टर्की के अंदर, सीरियन रेफ्यूजीज का बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है। या फिर यूक्रेन की जंग का सारा धकेल दिया उधर, इमिग्रेंट्स को फटा पड़ा हुआ है अमेरिका और पुतिन का, और वो जनाब भुगत रहा यूरोप। अभी अफगान रेफ्यूजी जो थे उनका किसी को नहीं याद रहा, यानी 2 साल के अंदर ही अंदर वो पहले लिबियंस थे, फिर सीरियंस थे, फिर उधर तो सारी दुनिया पहुंची हुई है। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा कि कोई माफी मिलने वाली नहीं, कोई रियायत मिलने वाली नहीं। ये यहां पर आप जितना स्टडी करें ना इसको, पंजाब के केस को, यानी अब चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ, वो आज से 1 हफ्ता पहले उनको, ये 1 हफ्ता या 10 दिन पहले
आमिर कियानी, फवाद चौधरी। अच्छा, इन्होंने किस किस के बारे में बताया होगा? अली जैदी साहब। इन्होंने किस किस के बारे में, दुनिया में किस किस के बारे में बताया होगा? तभी तो वो 900 या 800 जो पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनका सारा इन्होंने डाटा वेटा कौन की तरह क्या है। अच्छा, इशू ये है कि ये तय कर लिया गया इस दफा, ठीक है, कि कैपिटल पनिशमेंट्स की तरफ जाना है। ये मैं आपको बिल्कुल, जो यहाँ पावर कॉरिडोर्स में मेरी बात हो रही है और जो मैंने दोबारा बात की कि मैं यहाँ पर सियासत को एक तरफ रखते हैं, लेकिन आप सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुने, या अदालत के हवाले से इरफान कादिर साहब। मतलब मैं 3 लोग हुकूमत के ऐसे हैं जिनकी गुफ्तगू को समझे, सियासत भी वो करते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब चूंकि पंजाब की सियासत से हटके इस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ दाखिला देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, तो ये इनकी, वो ये कह रहे हैं कि जनाब बगावती म्यूटिनी। अब आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है, अब इसे कहते हैं ना, एक ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, और ट्रेंड क्या है कि वो उस धक्का दिया लोगों ने, ये सारे हैं, ये सब है उसमें, बिल्कुल ये सारे उसके देखिए सारे ना, यानी ये कितनी फजूल बात है। इससे ज्यादा कोई फजूल बात ही नहीं हो सकती कि फलाना आदमी देखे ना जी, स्टैब्लिशमेंट के चूंकि पास था या पास ही रहता है तो इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। सही हो या गलत हो, परवेज इलाही साहब, ये हो गया है ना जी, इसको छोड़ दें आपके, सही है मुकदमे, लेकिन परवेज इलाही साहब जो है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम, मुझे नहीं पता क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे, आखिर ऐसा क्या मसला है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले आ जाना चाहिए, वरना ग्राउंड सारा पीपल्स पार्टी लेके जा रही है। लेकिन हैविंग सेड इट, अब आप ये देखें कि ये जो खदीजा शाह साहिबा का केस है, मतलब एक मिसाल देख लें ना, उसमें अमेरिका कॉन्स्टेंट सप्लाई दे रहे, सप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल रसाई दे रहे हैं, ठीक है, हमें भी उतनी देनी चाहिए ना जितनी वो आफिया सिद्दीकी को दी थी, बिल्कुल देनी चाहिए, उतनी देनी चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल, या हम रियायत करते हैं। वो मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना आपको, हम कोई गुलाम है हम कोई गुलाम है। बहरहाल मसला ये है कि वो इस पूरे, अच्छा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, हुई है, नहीं होती क्या पाकिस्तान में? होती है, हर रोज होती है, इस वक्त हर रोज होती है, पिछले 75 सालों से। इस वक्त क्यों याद आ रही है? लीबिया क्यों नहीं याद आ रहा? लीबिया पे बात करें, फलस्तीन पे बात करें, कर सकते हैं, अमेरिका में बैठ के नहीं कर सकते। इशू ये है कि ये पूरे जितना हमारा डायस्पोरा है ना, ये पूरा डायस्पोरा इसलिए बैठा हुआ है पाकिस्तान से बाहर, इनमें हर बंदे से आप बात करें ना इस वजह, वो ये कहता है मैं पाकिस्तान से इसलिए आया हूं, वो लोग जो सेल्फ मेड हैं खुद, यानी जो वो कहते हैं मैं इसलिए हूं, या हमारे बच्चे इसलिए हैं कि हम वापस जाके हम जहां जाते हैं फंस जाते हैं। उसका चाचा मामा ताया, उसका ये उसकी पार्टी का, वो उसकी पार्टी का, यानी ये आप अंदाजा लगाएं कि यही तो इसी को तो तोड़ना है कि फलाना आदमी चूंकि उसके करीब है, यानी अब क्या बात सुन रहे हैं कि जी चूंकि नवाज शरीफ साहब का झगड़ा हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट से, इसीलिए नवाज शरीफ नहीं आते। अच्छा, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के ओ भाई खुदा का वास्ता, चौधरी साहिबान कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं गए, तो ये क्या हो गया? तो ये जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े, क्या हम इससे निकल सकते हैं भाई? तहरीक इंसाफ के अंदर देखें, इतने लोग एस्टेब्लिशमेंट के थे। ये मैं बात आज से जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बार बार ये बात पूछता था और ये जिक्र करता था कि बेनजीर भुट्टो साहबा के सामने 2 वजारतें रखी थी, साहबजादा याकूब खान और वी जाफरी, और बाकी सारी कैबिनेट बेनजीर साहबा ने खुद बनाई थी, जिसमें इत्तेजाज अहसन साहब थे और बहुत सारी और शख्सियत जबरदस्त। इशू ये है कि ये कैबिनेट जो है, इसमें कितने लोग थे जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं दिए गए? ये तोहफे जो थे
इस्तेहकाम है पाकिस्तान। और जो पुराने थे उन्होंने वो करप्शन में हाथ धोए, वो करने का तस्वुर ही नहीं। अभी प्रॉपर्टी, अभी और फिर उसके बाद वो लूट मार की, अब वो खत्म हो गया ना सारा किस्सा, क्योंकि अब तो ये इतने ट्रांजैक्शंस, इतनी चीजें, इतना नेट। लेकिन मैं आपको जो बात असल बता रहा हूं, वो कॉम्प्रोमाइज करके आए। और कॉम्प्रोमाइज अनहोली अलायंस, पहले तो अनहोली अलायंस लिया, अच्छा मुझे पता ही नहीं था, मेरी इतनी सीटें बननी थी, लोग लगे हुए हैं। अच्छा उसके बाद जो है यहां पे सिस्टम टूट गया। अब सिस्टम, अब मुझे नहीं पता कि आगे इलेक्शंस में कौन सी पार्टियां जीतती हैं, क्या अलायंसेस बनते हैं, किस तरह से, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये जो अगली हुकूमत कौन लेगा, इस हुकूमत को इलेक्शन आप करवा लें, ये बातें हैं ना, वो उसके साथ अलायंस होगा, कर लें। पाकिस्तान का इशू क्या है? जो बात शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं ना कि ये सिस्टम बदलने का मतलब हर किसी ने मार्शल आ जाए। इस सिस्टम में आप को जो ऑनेस्ट, वो आप याद करें, वो महमूद खान भट्टी साहब, वो जिन्होंने हॉस्पिटल खोला था, उनको पकड़ लिया, वो फैशन डिजाइनर या सेल्फ मेड आदमी, वो पेरिस भाग गए वापस जान छुड़ा के अपनी। ने कहा ये क्या भाई? इशू ये है कि जब तक आप इसको, इस मकड़ी को अनटचेबल है ना, पैसा है, ये है, वो है, उधर शादियां, उधर ये खानदान, वो टूट गया। और उस पे जो अलामात नजर आ रही हैं वो ये नजर आ रही हैं, कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट क्या है, वही नहीं ना, उनके अरकान पार्लियामेंट या हमारे अरकान पार्लियामेंट बराबर हो रहे हैं इस वक्त, कोई इशू नहीं है बड़ा इसमें। कोई, हमें सफारती ताल्लुकात सबसे रखने चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी गरीब का बच्चा अंदर फंस गया और बड़े उमरा जो हैं, लेकिन हम तो एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, वो तो गरीब कौन है यार, छोड़ दो ना उसको, बात भी ना करो, देखो भी ना, पूछो भी ना पलट के। तो ये जो है ना, इसको अब ये मेरे लिए कोई, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे गिर चुका है। अब जो करेंगे वो इतना मसनूई होगा, अब इस्तेकाम पार्टी को इसके साथ करके, इसके टुकड़े दो उसके साथ कर ले, सब वापस अपने अपने उस पर चले जाएं। दोबारा मैं कहता हूं ना, मंशूर कमाल, आप आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर देख लें, आप आज भी मुस्लिम लीग नून का वो जो राइट ऑफ द सेंटर मंशूर देख लें, आप कहेंगे यार एक मिनट जरा, वो जमात इस्लामी बड़ी हद तक अपने मंशूर वो जैसे तैसे करके वो एक उन्होंने रखा हुआ है ना। अच्छा मतलब जमहूरी पार्टी है इन हालात में भी, जो मर्जी आप कहें, लेकिन बात यह है कि मंशूर पे चले जाएं। ये तहरीक इंसाफ मंशूर पे रहती है अपने, तो ये निकलते हैं, उस्मान बुज़दार निकल बरामद होते बीच में से। मसला ये है कि आप बिल्कुल यानी करेंगे, मैं दूंगा ना टिकट, वो भाई आपने दिए थे, किसने, मैंने दिए थे, वो जिनको टिकट दी वो भी वहां बैठी हैं। ये इस्तेकाम पार्टी है, दिलवाए गए, नहीं पैसे लेके, जो भी हुआ पैसे लिए, खुद दिए, जो भी हुआ, वो जिन्होंने पैसे पकड़े वो बैठे हुए बाहर बयान दे रहे हैं कि जी हमने पैसे दिए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था। इशू ये है सारा, मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, पहली बात तो ये कि ये सिस्टम अब यानी आज ही बनी है ना पार्टी, इतना फेक, इससे ज्यादा जो फेक सिस्टम नहीं होता, फेक, वो सब मुबारकबाद दे रहे हैं, साथ सोच भी रहे हैं भी क्या है भैया। एक दफा आपने पॉलिटिकल पार्टियां चली जाएं अपने अपने मंशूर पे बैक, उसको नए हालात के मुताबिक दोबारा उसको देखें, ठीक है, दोबारा चले जाएं। बहुत बड़ा इशू है कराची का इशू जो है, कोटा सिस्टम, फलाना, ये टैक्स जनरेशन, ताजिर बरादरी, पंजाब का बिजनेसमैन है, उसके अपने इश्यूज हैं। यानी आप वापस चले जाएं ना, यानी बेसिक्स पे चले जाएं और अपना एक प्लान लेकर वहां पर, हर पार्टी जो है, यानी मुझे याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक शेडो बजट पेश किया करती थी, अभी चंद साल पहले तक शेडो बजट, ऑपोजिशन की जमात हमेशा शेडो बजट पेश करती है, इसके मुकाबले हमेशा होता था। जहां तक मुझे याद पड़ता है मुस्लिम लीग नून भी पेश करती थी, एमकेएम पेश करती थी शेडो बजट। एक शेडो बजट होता है कि ये मतलब आपकी बहस तो होती है ना कहीं, ये वाहिद बजट है जो
पेश हो गया, बस हो गया। ठीक है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं सर। मैं आपसे बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि कैपिटल पनिशमेंट्स की तरफ जा, अच्छा ये बात, इस बात का मैं एक क्लोजर सिर्फ करूं, उस वक्त अंदाजा होगा चेयरमैन साहब को, उस वक्त अंदाजा होगा जब प्रॉब्लम ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की घर में ब्रांच खुलेगी। मैं इससे ज्यादा बात नहीं कहना चाह रहा। ठीक है सर, ब्रेक एक ले लेते हैं। वो खुलने वाली है, बस मैं इससे ज्यादा बात, ठीक है ना। उस वक्त जो है फिर ये होगा कि, और यानी तस्वुर से भी ज्यादा लोग सोच रहे हैं ना इस वक्त, ये मैं हकीकतन आपको ये बता रहा हूं कि जो माहौल है वो कैपिटल पनिशमेंट्स का है, कैपिटल पनिशमेंट्स। और उसकी वजह ये है कि इसको 9/11 इसलिए कहा जा रहा है ना, तो 9/11 के बाद क्या हुआ था, क्या कहा गया था, दुनिया भर से कहा गया था ना कि ये हमारी, इन्होंने पेंटागन पे अटैक की है, हमें चाहिए। दुनिया भर से कहा गया था ना कि पेंटागन पे अटैक हुआ है ना, हमारे यहाँ टेररिज्म के। तो मसला अभी भी इसकी थोड़ी सी, अच्छा अगर आप मिसाल के जैसे बात की, मिसाल के तौर पर बहुत जबरदस्त बाहर बैठे हैं, वो समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि शायद ये यहाँ पे दूर है ना, डिप्रेशन में है, परेशान हाल है, उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको, वो भी सिस्टम का ही हिस्सा बन गए या क्या हुआ आके, वो बस वो होता गया, मसला चलता गया, वो साल सवा साल। अच्छा, और उससे भी पहले, क्योंकि ये टिकट्स ही वहां से आए थे ना, वजूद्दीन अहमद क्यों नहीं थे इसमें, तस्लीम नूरानी क्यों नहीं थे इसमें। बिल्कुल देखिए इशू ये है कि इसमें, और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जी पहली 1 बरस उनको गुजर गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब एक दोस्त, एक प्यारे हमारे, उनको 1 बरस दुनिया से गए गुजरता है। लेकिन मैं आपसे जो बात, अपना केस बिल्ड करता रहा हूं ना इतने अरसे, और मैं अभी दोबारा बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक यहां पर अब क्या होगा, ये आप इसको जो भी कहें, फौजी डालते हैं एक्ट, ये पुराने एक्ट के थ्रू हो गए, ये कि वो चीजें स्पीड अप होंगी। और वो उसमें ये मतलब ऐसा नहीं है कि जी फलाना, मतलब यहाँ पड़ी हुई है ना जो अफराद छोड़ के गए, क्या डॉक्टर साहब वो भी नहीं ऐसा नहीं है ना कि उसको कह दो वहां से लाएगा, यूं करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, इसको अगली तारीख पड़ जाएगी, हमने नहीं किया, आगे नहीं किया। ये एविडेंसेस हैं, ये चीजें हैं, ये पैसा है, ये आपने गुफ्तगू की, ये सारी चीजें हैं। ठीक है सर, अब इसको डिफेंड करें। सर ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आप, सानेहा 9 मई के बाद आप कह रहे थे कि जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, अब इसको कोई इसको दोबारा नहीं उठा सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किसी किस्म का प्रेशर रियासत नहीं ले रही इस वक्त। मैं तो ये 2-3 साल से बात कर रहा हूं कि ये सिस्टम जाएगा, सिस्टम हैज टू गो, और माशाल्लाह भी नहीं लगा, आइन के तहत होना चाहिए सारा कुछ। अब मुझे ये बताएं कि मतलब है कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से डूअर्स हैं जी। डूअर्स का मतलब ये है कि यानी वो जिनकी कारकर्दगी, मिसाल के तौर पे बोलते कम है, बात कम करते हैं और धीमे धीमे रहते हैं। मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, कोई मुलाकातें भी नहीं है। और तस्जीर खान साहब, मैं उनके से ट्वीट देखता हूँ, किताबें मुझे पता है, कभी कभी वो उनका एक ज़ौक आपको सोशल मीडिया से आइडिया होता है। आपको इरफान कादिर साहब वो कमाल की एक्सप्लेनेशन देते हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब, और अता तारड़ साहब के बारे में मैं कुछ अपनी राय जनी नहीं कर सकता, नई लीडरशिप, और बहुत सारे डूअर्स हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में हिना रब्बानी खैर चलिए। अब यहां पर ये क्या रौला है कि यहां पर आप डूअर देखें ना, तहरीक साहब में आप डूअर्स देखें ना, डूअर्स कितने थे, वो सारा का सारा उधर क्यों पहुंचे, यानी वो जो पुराने साथी थे वो भी क्यों मजबूर है? मेगा करप्शन,
मेगा करप्शन। अब अकाउंट पकड़े गए, सब फाइलें रखी हुई आगे, सर जो कहा था कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अच्छा, और साथ ही यानी अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं, हमारी तो बातचीत चल रही है जहांगीर तरीन साहब से, तो सारे हमारे पास आएंगे, नून के पास एक अलायंस होगा। अब जहांगीर तरीन साहब खुद डूअर है। जहांगीर तरीन साहब खुद, मैंने आपसे कहा ना कि जब इनसे पहली मुलाकात हुई, मुशर्रफ साहब वहां से पंजाब से इनको यहाँ ले, उन्होंने और मतलब डूअर है ना, मतलब काम किया है ना, काम करके उसके। तो बात यह है कि मतलब कोई, मुझे नहीं पता कोई खानदानी जद्दी पुश्ती, मतलब अपनी जिंदगी में बनाया ना, खुद मेहनत की है जो भी। इशू यह है कि क्या जहांगीर तरीन साहब कारोबार चला रहे हैं ना, बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार है। इनमें सारे एक एक हीरे को अपना एक एक फैक्ट्री या अपने किसी कारोबार का मैनेजर बना दें, नहीं बनाएंगे, कारोबार बैठ जाएगा, पैसा खा के भाग जाएंगे, दूसरी सामने वाली कंपनी से मिल जाएंगे जाके अंदर। नहीं तो ये आप देखें कितने जो इनको ये मुल्क, मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो आपके हैं ना, जो यानी जो मुईद यूसुफ साहब का मुझे पता चला आज, चलें पिछली कैबिनेट में मुईद यूसुफ साहब का, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो बीकन हाउस के वाइस चांसलर, आज यंगेस्ट वाइस चांसलर, आपके लोग हैं, ठीक है। आज आप यकीन करें, आप ये उदैर यूनुस साहब को लड़ने कौन सा बुला लें उनको, ये यूसुफ नजर, ये जो आपको क्रिटिक नजर आते हैं, और ये इनके साथ बिठा दें, ये मेहताब हैदर, शहबाज राना, जो ये आपको बेहतर, और फरूख सलीम साहब, ये 5-7 लोग जो बेहतर पॉलिसी, हाँ इनको कहीं बेहतर आपको बैठ के जो है ना, और साथ आप एक आध बुला लें यहाँ से, गल्फ से, चाइना से, इधर उधर, वो कैसे करेंसीज को आपस में करना है फ्यूचर में, कैसे, अगर पेट्रो युआन के अंदर आपने जाना है, पेट्रो डॉलर से जाना है, इधर आपने दूसरा, अगर मतलब ये कैसे आप, वो आपको बेहतर बता देंगे, वहां स्टडीज हो रही हैं। इशू ये है कि इस मकड़ी के जाले से आप निकले ना, ये फंसे हुए हैं ना, मतलब डार साहब के, खुदा का वास्ता, मतलब डार साहब, एक तो ग्लोबल इश्यूज है, वो समझ में आती है बात, दूसरी बात ये है कि अब वो चला गया ना, कि वो नहीं सुनते, वो कह रहे हैं कि हमें ये ऐसे नहीं हो सकता, इसको गैर हकीकत पसंदाना बजट है ये। अच्छा, अब वो उसमें क्या हुआ है, क्या वजह हुई है, बुनियादी वजह है कि आप कर्जे लेते जा रहे हैं, अचानक आप याद करें वो कर्जा माफी केस इस हफ्ते लगना था ना, उड़ गया, गायब हो गया। तमाम हफ्ते में इंतजार करता रहा कि कर्जा माफी केस में क्या होगा, वो केस अचानक लिस्ट पे लगा, फिर गायब हो गया, खुदा जाने किधर गया। वो भाई कितने कर्जे लिए हैं, 1985 से शुरू कर दें, 71 से शुरू कर दें, कुछ कोई ये पैसा किधर गया है, किन स्कीमों पे लगता है, हर साल एक पुल बनता है, झेलम में, दादू में, कोयटा में एक सड़क बनती हर साल, ये कैसे मुमकिन है भाई, हर साल बनती है। मतलब वो कहते हैं यार ये तो इतना तो मिलेगा ही ना कॉन्ट्रैक्टर को, ये तो जायज है ना, पता नहीं 40% या 60%, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा। स्मार्ट ऑफिसेस, स्मार्ट बिल्डिंग, अब यूं ही जाएं दुबई की, आप देखें उसका जो जगह है स्पेस में, कैसे उन्होंने, अब मतलब उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है। आप यूरोप के किसी मुल्क में जाएं या बाकी जगहों पे जाएं, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट ऑफिसेस, स्मार्ट, यहां पर जो है वो कोई टेक्नोलॉजी में कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आके कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई एआई में जा रहा है। अभी यूके जो ऋषि सुनाक वहां पे गए तो एआई की समिट हो रही है ग्लोबल, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। आपके यहाँ रियल एस्टेट को इतने दे दिया, मनी वाइट करा लो, मतलब ये कर लो, यूं होगा, ऐसे होगा। इन पार्टीज के अंदर आपको, तमाम पार्टीज में और पार्टी से बाहर आपको कमाल के लोग, मैंने आपसे कहा ना कि आप मतलब है कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मेरा ख्याल से वो जा रहे हैं असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब के साथ जी। अच्छा, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो अनाउंस कर रहे हैं नए लोग, लेकिन इशू ये है कि जो उनके इंतहाई पुरएतमाद लोग थे वो वादमा बन चुके हैं, और वो उनको, ये अगर ना होते इस वक्त जहांगीर तरीन साहब, देखिए ना जहांगीर तरीन साहब ने एक उनको एक जगह तो दे दी है ना इस वक्त कि वो कहीं है किसी पार्टी में, लेकिन अगर नोइंग जहांगीर तरीन साहब, और उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी गपशप रही है उनसे और इसाक खानी साहब से, क्या मतलब है कि देखिए ना ये सारे गए, जो भी हुआ,
ये इंतजार करते रहे कि कल ऐलान हो जाए। जैसे भुट्टो साहब ने आखिर में कर्नल रफी वो कहते हैं कि या बख्तियार और ये सारे जो लोग हैं ये मुझे धोखा दे के चले गए। ये उसको जब आखिरी उससे पहले अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए यहां पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रियासत ने कैपिटल पनिशमेंट तय की हुई है। और मैंने यहां पर मैंने पूछा जी ये मतलब क्या इसकी, इस दफा हम एक दफा, कुछ लोगों का ख्याल है कि एक दफा हो जाए। अच्छा, उसकी वजह ये कि वो जितने फॉर्मूले बना रहे हैं ना, इलेक्शन वक्त पे करवाना है, हाँ। होना चाहिए, लेकिन वो अब इसको ये जोड़ तोड़ नहीं हो पा रहा। ये मैं बताऊं उसकी क्या, देखिए ये दो चीजें अलग चल रही है ना। ये जैसे इसमें कमाल की बात मुझे पता चली कि बहुत सी शख्सियात जो हैं उनका उन्होंने अपने मुस्लिम नून के साथ बिजनेस बनाए हुए हैं जी। बहुत सारे लोगों ने जो बाहर प्रॉपर्टियां खरीदी हैं पीटीआई के लोगों ने, उनका क्योंकि वो बाहर के वो एजेंट्स एक ही होते हैं ना जो सरमायाकारी करवाते हैं प्रॉपर्टियां। टर्की में बहुत इन्वेस्टमेंट वो पासपोर्ट लिए हुए। वो भाई इशू ये है कि इसको आपने, अच्छा वो होते एक ही हैं, हर दौर में घूमते रहते हैं ना, तो वो इधर भी सिस्टम में भी हासिल करते रहते हैं। इशू ये नोटेबल्स, अनटचेबल्स। अब इसके बाद अब देखें आज एक पार्टी बनी है, कौन सा बंदा है पाकिस्तान का जो इस पार्टी को देखकर खुश हो रहा है? जहांगीर तरीन साहब भी नहीं हो रहे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। वो भी उन्होंने भी बस एक छत्तर छाया प्रोवाइड कर दी है वक्ती तौर पे। अलीम खान साहब की दूसरी पर्सनैलिटी है, जहांगीर तरीन साहब की दूसरी पर्सनैलिटी है। देखे ना, इनमें से ये तो एक जगह थी और ये लेसन उनको भी जाना जरूरी था ना। ओ भाई, उनको भी जाना एक लेसन जरूरी था कि ये हुआ है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।